न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और साथ ही साथ 10 बड़ी खबरों के हवाले से भी आपको जानकारी देते हैं। और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे कि 5 बड़ी खबरें हमारे साथ रहने वाली है और आगे चलकर तफसीलात भी फराहम करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालेंगे आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं कौन कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले वक्फ तरमीमी एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लिया गया और समाज जो है दोबारा इसकी होगी, इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। ये पहली खबर रहने वाली है। इसके अलावा अगली खबर जो है जहां पर जो एनसी दफा 270 की तनसीक के हक में है, दिल्ली की तरफ से कहा गया और इस पर जो देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा सियासत गरमाई हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो भी अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर दलित के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है और क्या कुछ कहा है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो अगली खबर रहने वाली है जहां पर सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्जशीट पर आज जम्मू में एहतजाज किया गया, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और आइंदा एक हफ्ते के दौरान मौसम खराब रहने का इम्कान है, महकमा मौसमियात ने जानकारी दी है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। साबिक राव सरबराह आईएएस दलित का बड़ा इंकशाफ, फारूक अब्दुल्ला की सियासत पर उठाए सवाल। कहा 5 अगस्त के फैसले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रहा दौरा मेयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासी ऐवान के खिलाफ नहीं जाएगी, मुस्तफा कमाल का बयान। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी चार्जशीट पर कांग्रेस का जम्मू में एहतजाज। जम्मू कश्मीर हुकूमत का हफ्ता और तौतीलात में स्कूल्स कॉलेजेस के पिकनिक पर मुकम्मल पाबंदी का हुकूमत का फैसला। कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम ज्यादा खराब रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। जजों पर यकीन, पुलिस की जांच पर नहीं, जियाउर रहमान बिल का बयान। बंगाल में अमन कायम रखे, वक्फ कानून पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बंद हो, ममता बनर्जी की अपील। महाराष्ट्र के यूथ मॉल में बड़ा हादसा, डल मिल के स्टोरेज यूनिट गिरने से 3 मजदूर की मौत। शेयर बाजार में फिर आई गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट ट्रेडिंग। अफगानिस्तान में 5.6 शिद्दत का ज़िलज़िला, दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में महसूस किए गए झटके। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वक्फ तरमीमी एक्ट के हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होनी थी और समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और कल दोपहर 2 बजे दोबारा समाअत होगी और गैर मुस्लिम अफराद की शमूलियत पर अबूरी पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा सकता है। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 35 से ज़ायद जो अर्जियाँ थी वो दायर की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला होना था और कल अब दोपहर 2 बजे तक जो फिर से समाअत होने जा रही है, कल दोपहर 2 बजे को। और आज वक्फ तरमीमी एक्ट पर समाअत जो हो रही थी उसे मुलतवी करने के बाद कल अब फिर से इस पर बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर जारी समाअत को मुलतवी कर दिया है। मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में कायम बेंच सुन रहा था और अब इस पर समाअत कल दोपहर 2 बजे होगी। और जिस तरीके से 35 से ज़ायद जो अर्जियाँ थी वो दायर की गई थी, इसके खिलाफ भी अर्जियाँ दायर की गई थी, इसके हक में भी अर्जियाँ दायर की गई थी और अब कल फैसला होने वाला है। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट गैर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में शमूलियत और मौजूदा वक्फ जायदादों की डिनोटिफिकेशन पर अबूरी पाबंदी लगाने पर भी गौर कर सकती है। तहम आज की समाअत में अदालत इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी नहीं किया है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे नुमाइंदे संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप बताएगा कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अब कल फिर से फैसला लिया जाएगा, इस हवाले से आज क्या कुछ खास रहा है पूरे दिन? देखिए, बिल्कुल आज की जो कार्रवाई रही उसमें काफ़ी चीज़ों को लेकर जो है सुनवाई की गई है और जो दलीलें थी उसमें साफ तौर पर कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया है कि आखिर
कैसे जो है पुराने 300 साल पुरानी जो जमीनें जो वक्फ बोर्ड के पास जी। हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में करीब 100 साल पुरानी जिन मस्जिदों, जिन धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार अब नए वक्फ कानून की बात कर रही है, वो कराना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ अगर सीजीआई की बात करूं, संजीव खन्ना की ओर से बात करूं, तो उनकी ओर से कहा गया है कि यदि किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो बेहद सही होता है और आने वाले समय में इसकी जरूरत होगी। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से जो वकील रहे, जो इस पूरे मामले का जो है पैरवी कर रहे थे, उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि ये कोई नया वाक्य नहीं है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। 1995 से भी अभी तक भी रजिस्ट्रेशन होने जरूरी थे और आगे आने वाले समय में भी रजिस्ट्रेशन होने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि फिर कैसे ये तय किया जाएगा कि आखिर जमीन किसने, क्यों और किसको दी गई। इसी को लेकर एक और जो मामला सामने आया निकलकर, उसमें यह कहा गया है कि आखिर जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है उसमें गैर जो मुस्लिम है उनको रखना बेहद गलत होगा। क्या केंद्र सरकार से अब ये जवाब मांगा गया है कि केंद्र सरकार ये स्पष्ट करे कि जो हिंदू दान बोर्ड है उसमें क्या गैर हिंदू संगठन जो लोग हैं उसको शामिल केंद्र सरकार करेगी, या फिर इसी तरह से जो है इन चीजों का क्या सहमति बन पाती है। इस चीज का सरकार से जो है जवाब मांगा गया है। कल का समय रखा गया है गुरुवार का, जब 2 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि कपिल सिब्बल की ओर से लगातार कई ऐसे बातें जो है रखी गई हैं, उसमें कहा गया है कि आखिर इसकी क्यों जरूरत थी, रजिस्ट्रेशन कराना क्यों अनिवार्य है, और उसके अलावा अगर इसमें जो वक्फ कानून है उसमें गैर मुस्लिम लोगों को रखा जाता है तो फिर भी कहीं ना कहीं संविधान इनके खिलाफ होगा। जब से ये कानून नाफिज हुआ है, कानून बना है, उसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला। तो आज कल फिर से जो इस पर समाअत होने जा रही है, तो क्या लगता है कि इनकी बातों पर कल फिर से चर्चा की जाएगी? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चिंता का बात जो सीजीआई की ओर से जताई गई, जो संजीव खन्ना की ओर से बताई गई, उसमें यही कहा गया है कि अगर हिंसा जो हो रही है, जो हंगामा हो रहा है, उसकी वो बड़ा चिंता का विषय है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम इसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर इस हंगामा, इस प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले जो है फैसला आप नहीं ले सकते, उससे पहले जो है हम ये तय करेंगे कि कैसे इसमें क्या कुछ सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसी को लेकर ये भी जो है कहीं ना कहीं एक विषय होगा कि अगर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर वो मामला पहुंचा है तो फिर उसको जो है रोक देना चाहिए। और इसी को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के जो लोग जो कोर्ट पहुंचे हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास होगा कि अगर मामला को विचाराधीन है, कोर्ट में मामला है, तो फिर आपको सड़कों पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो हंगामे जो है चल रहे थे, जो हिंसा वहां पर थी, क्या वो रोक दी जाएगी, क्या वो प्रदर्शन जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से रोक दिया जाएगा, क्योंकि कल का समय जरूर रखा गया है। अच्छा संदीप, अभी भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रोटेस्ट है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी क्रिएट हो रही है। तो उसे रोकने के लिए फिलहाल क्या कुछ जो कदम है हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी जो है वहाँ पर पुलिस जो है वहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है, बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पर लगा दी गई हैं, लेकिन उसके उलट प्रदर्शन जो है रुक रुक कर वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि सरकार को समझाना होगा, जागरूक करना होगा। और जिस तरह से बातें ये कही जा रही थी कि वक्फ जो कानून है वो जो है मुस्लिम समुदायों के लिए ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे जो बड़े जो इनके ठेकेदार बनते हैं मुस्लिम समुदायों के, वो गरीब लोगों की जमीनों को वक्फ में शामिल करा देते हैं और उसका जो है बड़े जो लोग हैं उनको किराए पर देने का काम करते हैं और अपना जो आमदनी होती है वो खुद जो है ऐंठने का काम करते हैं। तो इसे आने वाले समय में गरीब परिवारों को मदद मिलेगी और इसका रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ इनमें जो है अगर कोई कब्जा करता है आपकी जमीन को तो उसका कानून जो है उस पर बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी देने के लिए। संदीप गोयल हमारे नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून के हवाले से जो समाअत हुई थी उसे मुलतवी कर दिया और कल दोपहर 2 बजे फिर से समाअत को शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर महकमे मौसमियात की तरफ से पहली पेशन गोई की गई थी कि जो हल्की और तेज़ हवाई बारिशें देखने को मिलेंगी और जिसके चलते आज बारिशें और तेज़ हवाएं भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली मुख्तलिफ इलाकों में, और जहां पर ओले भी देखने को मिले और जिसकी वजह से जो फसलें हैं उन्हें भी नुकसान देखने को मिला। और डल झील में भी तेज़ हवाएं हुई जिसकी वजह से शिकारा है वो उलट किया और महकमे मौसमियात की तरफ से अब कहा गया है कि अगले हफ्ते से फिर से मौसम जो है ज़्यादा ख़राब रह सकता है। और आज सुबह से ही जो तेज़ हवाएं हैं वो देखने को मिली और पहले ही महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई थी कि जम्मू कश्मीर में मौसम में करवट हो सकती है, बारिशें देखने को मिल सकती है। और तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि डल झील में जो तेज़ हवाएं देखने को मिली जिसके बाद जो शिकारा था वो उलट गया।
और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से जो तेज़ हवाओं का असर वहाँ पर देखने को मिला और जो शिकारा था उसका तवज़ुन बिगड़ गया और वो उलट गया। इसके अलावा भी जो ओले गिरे जम्मू कश्मीर में और जो फसलें हैं वो भी तबाह हो गई और जो किसान हैं उन्होंने भी काफ़ी खदशात का इजहार किया है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है कि आज महकमा मौसम की तरफ से कहा गया था कि तेज़ हवाएं हो सकती हैं और हल्की हल्की सी बारिशें भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती हैं और उसके मुताबिक जो आज मौसम इस तरीके से रहा। श्रीनगर की बात करेंगे, कश्मीर वादी की बात करेंगे, अलग अलग मकामात पर बारिशें और तेज़ हवाओं का सिलसिला देखने को मिला और जिसके बाद तस्वीरें भी आपके सामने है किस तरीके से डल झील में जो शिकारा है वो तेज़ हवा की वजह से उसने अपना तवज़ुन है वो खो दिया और उसके बाद ये शिकारा उलट गया। जहां पर महकमा मौसम की तरफ से कल और परसों भी जो महकमा मौसम की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हल्की सी बारिशें और जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि जो ओले हैं उसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो किसान हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि फसलें हैं और माल मवेशी है, काफ़ी ज़्यादा ओले गिरने से उन्हें नुकसान पहुँचा है। बचेगा। तो चलो अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। साबिक रॉ सरबरा एस दलित की तरफ से एक बड़ा इंकशाफ किया गया और जिसके बाद सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, सियासत में हलचल देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की सियासत पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के फैसले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एस दलित की तरफ से जो एक किताब लिखी गई उसमें उन्होंने इंकशाफ किया, जहाँ पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला पे कई सवाल जो है वो खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के फैसले पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो दोहरा मेयार देखने को मिला एस दलित की तरफ से कहा गया और इस पर फारूक अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो जितने भी दावे हैं उनकी तरफ से किए गए हैं वो सारे झूठे हैं। एस दलित ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निजी तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी की हिमायत की थी। हालांकि उनकी जमात ने अवामी सतह पर उनकी मुखालफत की थी, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जो है अवाम के सामने और कुछ कह रहे थे लेकिन हकीकत और कुछ थी। इंकशाफ उन्होंने उनकी एक किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो दावे हैं ये पूरी तरीके से झूठे हैं। चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, वो उसमें इतनी गलतियां हैं मैं बयान नहीं कर सकता और अफसोस है कि अगर मुझे वो दोस्त कहता है तो दोस्त ऐसी बातें लिख नहीं सकता। पहली बात मैं आपसे बताऊं जो गलत है कि जब मैंने 96 में हुकूमत बनाई, किताब में लिखता है कि साहब मैंने उससे पूछा कि किसको मिनिस्टर बनाए, वो किताब में लिखता मैंने कहा छोटी हुकूमत बनाना। अगर उसने ये कहा होता तो मैंने 25 मिनिस्टर बनाए थे जो मेरा कोटा था, तो वो भी गलत। मैं क्यों पूछूं उससे, हुकूमत तो मैंने चलानी है। बार बार किताब में लिखता है कि मैंने उसको हर चीज में कंसल्ट किया है। जी। चीफ मिनिस्टर डजंट कंसल्ट एनीबॉडी अदर देन द कैबिनेट। Secret meeting between the ministers and the chief minister. It cannot be divulged to anybody. That's what I saw even when I was minister with Manmohan Singh. Second and third, उन्होंने लिखा उसमें
साहब हम लोग बीजेपी के साथ तैयार जाने को थे, और उसी में कहता है फिर भी, और ये बिल्कुल गलत है, हम क्यों बीजेपी में जाए, हमने तो जेल कर दिया था जब मैंने एब्रोगेट किया 370, तो हम तो जेल में थे, जबकि खुद होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा मैं आज़ाद हूँ। मेरी बेटी नहीं आती, मुझे कहते कि भाई वो कह रहा है आप आज़ाद हो, तब मैं गया और मीडिया से बात की, और उसी रात को हमें फिर वो PSA लगाया गया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ, उन्होंने इस किताब में ये भी लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला ने व्हाट वाज द थिंग, हाँ सुनिए, अगर हमने आर्टिकल 370 को बिक्री करना होता तो फारूक अब्दुल्ला ने असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास क्यों किया होता। वो इलेक्शन भी जो हमने लड़ा, ये कहता कि मेरे कहने पर लड़ा, टोटली गलत। मुझे यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर आया, फ्रैंक विजनर, शुक्र है वो जिंदा है, और मुझसे कहने लगा फारूक आपके लोग बड़े मुश्किल में हैं, तज़व्वुर में हैं, इनको उस मुश्किल से निकालने के लिए आज तुम्हारे पास एक खिड़की सामने है, तुम इस खिड़की को पकड़ो और यही खिड़की कल दरवाजा बनेगी और दरवाजे के बाद मकान बनेगा। तुम घबराओ मत, तुम चलो और लोगों को। तो चलिए न्यूज सेंटर में खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आगे बढ़ जाएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लो ने रा के साबिक सरबरा AS दुलित के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि
जो एएस डुलिट है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी दोस्त है और उन्हें ये जानने के बाद कोई भी हैरानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछे बगैर जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ये अंडरस्टैंड करना कि दुलत साहब कौन है। दुलत साहब बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जम्मू कश्मीर पर और ये फारूक साहब के बहुत क्लोज हैं। एक क्लोजनेस की कोई भी जो हद है वो उससे ज़्यादा है। वो बहुत इज्जत करते हैं फारूक साहब की, फारूक साहब के दोस्त हैं और फारूक साहब के सबसे बड़े वकील जो हैं वो दिल्ली में हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं। जो एजेंसीज़, वो खुद IW के चीफ रहे हैं, वो IB में रहे हैं, तो उनके अंडर जिन्होंने काम किया है वो अभी भी जो है उनके साथ बातचीत करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। तो इनका इंकशाफ करना कोई नॉर्मल नहीं है। द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज़, और दूसरा जो उनकी क्लोजनेस है फारूक साहब की फैमिली के साथ, उमर साहब के साथ। मगर मैं हैरान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि आप लोग हैरान हैं। हमें तो मालूम था पहले दिन से, मतलब अंदाज़ा था कि 100% इनके पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं की जाएगी और इन्होंने उसका बोला होगा कि साहब आप करना और हमें रोने देना। ये पुराना पैक्ट है, 70 साल पुराना पैक्ट कि साहब आपको जितना मारना है मारो लोगों को, लेकिन हमें रोने दो। पैक्ट यही है और इसमें भी था आप लो 370 लो, 35A लो, स्टेटहुड लो, मगर हमें रोने देना। वो पैक्ट है। तो इसमें मुझे कोई, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे कोई भी हैरत इसमें नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पॉलिटिक्स की है, ये हमारा अल्लाह जानता है कि ये जो अंकल और आंटियों की फौज दिल्ली में है, हमें यहाँ इनके साथ नहीं लड़ना होता है, हमें उनके साथ लड़ना होता है। ये मेरा अल्लाह जानता है कि हम पर कौन सी मुसीबत आती है। जेल भी हम नहीं देखे हैं, मारें हमने खाई हैं, इंटरोगेशन हमने लिया है, लेकिन A टीम और B टीम, ये चॉकलेटी बॉय जो हैं, ये जो इन एलीट, ये जो इन अंकल और आंटियों ने जिनको पाला है, वो हमको कहते हैं। और बीजेपी भी इस तरह बिहेव करती है तब कि जैसे हम उनकी गोद में बैठे हैं। ये सब एक ड्रामा था। अब वो सब क्लियर आ गया और ये भी मालूम हो गया कि 2024 की जो इलेक्शन की जीत है, इसमें काफी हद तक जो उन्होंने सर्विसेज 2019 में दी हैं इनको, उनका रोल। तो वहीं दूसरी तरफ जरीबल के MLA और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा तनवीर सादिक ने एएस डुलिट के हालिया बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात का मकसद सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बदनाम करना है। ऐसी एजेंसीज, ऐसे लोग थे, हमेशा कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को गलत तरीके से दिखाया जाए, हमेशा कोशिश की गई है। और ये आज से नहीं, ये बहुत बरसों से, डिकेड से ये आया गया है कि हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी तरीके से बैड लाइट में दिखाया गया। और ये भी एक उसी के एक कड़ी है। अगर आप जो ऑथर है उसकी किताब पढ़ेंगे तो वो अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे, वो आगे लिखता है कि 7 महीने सेंटर ने फारूक अब्दुल्ला साहब पे नज़र रखेगी कि उनका सेंस क्या होगा। अगर फारूक साहब ने वो बात कही होती तो 7 महीने जो बार बार वो उसके पीछे पड़े थे, तो फिर वो क्यों पढ़ते। और दूसरी बात है, 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब जब निकले, उन्होंने क्या किया, पहले PAGD को मजबूत किया और तोड़ा किसने, इन्हीं लोगों ने जो आज तनकीद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आया है, लोग आज समझदार है, समझते हैं। हम लोग हैं जिनने PAGD को संभाला, हम लोग हैं जिन लोगों को, जो लोगों की बात करते हैं। तो ये जानबूझ के एक क्रिएट किया जा रहा है कंट्रोवर्सी। और ये वही दुलत साहब है ना। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, उसकी पिछली किताब क्या लिखते हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो PDP है उसकी जो क्रिएशन है वो जनाब डोवल साहब ने की है, कि एजेंसीज ने PDP को बनाया है। तो अगर जो हमारे जो दोस्त हैं PDP में वो बड़ा आज चिल्ला रहे हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा, इस किताब में आप एक बात कर रहे हैं तो पिछली किताब में वो दूसरी बात कर रहे हैं, तो उसको भी आप एडमिट कर लीजिए। रिटायर्ड इंसान है, अपनी किताब बेच रहे हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर उनसे तो बात करने का कोई मकसद नहीं बनता। उनकी लॉयल्टी अपने साथ है, कंट्री के साथ। अब तो उनका कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। जहाँ तक आपने सजाद लोन साहब की बात की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, 500 वोटों से जीत के आ गए हैं। मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि यही सजाद लोन साहब RSS के हेडक्वार्टर्स में बैठे थे, बड़े भैया किसको बनाते थे और किस तरीके से। तो चलिए, न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।